हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। सो गाइज, अभी हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो हमारी आउटपुट सेक्शन के ऊपर थी। तो उसमें हमने देखा था जो हमारा आउटपुट सेक्शन था बेसिकली उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं और वो कैसे काम करता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था और उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, वो बेसिकली काम कैसे करते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी फीडबैक सेक्शन के ऊपर होने वाली है और ये हमारी फीडबैक की पहली वीडियो है। तो इसके अंदर मैं आपको आज फीडबैक के बारे में प्रॉपर डिटेल दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा फीडबैक सेक्शन बेसिकली काम कैसे करता है। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए गाइज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज अभी मैंने एक सर्किट ड्रॉ कर रखा है जो बेसिकली सिंपल सा सर्किट है। जो हमारा आउटपुट सेक्शन था वो हमने यहाँ पर आउटपुट सेक्शन में हमारा जो भी कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर जो हमारा डायोड्स है, हमारे कैपेसिटर है और हमने यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट लिया है। तो गाइज फीडबैक सेक्शन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली हम फीडबैक सेक्शन को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। तो गाइज आप सपोज करिए आपके पास 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये हम मान लेते हैं अभी हमारा ये जो हैगा वो PWM सेक्शन हैगा जो बेसिकली इसको हमारा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। यानी कि आपका जो PWM सेक्शन हैगा वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है और यहाँ पर सिग्नल दे रहा है इस ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, प्राइमरी साइड से हमारा जो हैगा वोल्टेज जनरेट करके सेकेंडरी साइड में दे रहा है। अब यहाँ पर हाई स्विचिंग आपकी आउटपुट आ रहा है तो इसकी वजह से हमने यार हाई स्विचिंग स्पेशल डायोड्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर इसको रेक्टिफाई कर रहा है और यहाँ पर इसको फिल्टर करके यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन गाइस अभी क्या हैगा, ये नॉर्मल सा हमारा वर्किंग हैगा। मैंने शॉर्ट तरीके से आपको सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी करा हुआ है कि हमारे कौन सा सेक्शन कैसे वर्क करता है। तो अभी हम फीडबैक सेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि हम फीडबैक सेक्शन को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। तो फीडबैक सेक्शन का सबसे बड़ा अगर मैं आपको एडवांटेजेस बताऊँ तो सपोज करिए आपके पास 12 वोल्ट का एक एम्पियर है। अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि आपका ये फीडबैक सेक्शन हैगा। तो आपके पास ये 12 वोल्ट हैगा हमारा आउटपुट सेक्शन में और हम इससे जस्ट आपका यहाँ पर इसको आउटपुट को ले रहे हैं। लेकिन गाइज अब ये बताइए कि अब इसको PWM सेक्शन को कैसे पता लगेगा कि आउटपुट में क्या चल रहा है। क्योंकि गाइज अगर जैसे अभी जो हमारा आउटपुट हैगा वो इसी के ऊपर तो डिपेंडेंट है। अगर ये हमारा आउटपुट जो हैगा वो 12 वोल्ट नहीं आ रहा तो ये IC स्विचिंग ढंग से नहीं कर रही, तभी तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा। तो अभी क्या हैगा, जो हमारा आउटपुट हैगा वो PWM सेक्शन पे डिपेंडेंट है। सपोज दैट अगर हम ये मान के चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, सपोज दैट हम मान कर चल रहे हैं जो हमारी IC है जो हमारी PWM सेक्शन हैगा वो 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जनरेट कर रहा है और 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो आउटपुट हैगा वो 12 वोल्ट का आ रहा है। सपोज कर लेते हैं अभी, तो हमारा आउटपुट अगर 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे 12 वोल्ट का आ रहा है तो हमारा इसको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट हो चुके हैं या फिर हमारे वोल्टेज जो हैंगे वो ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है गाइस, तो इसको भी तो पता लगना चाहिए ना कि हमारा जो PWM सेक्शन है सपोज। अब क्योंकि यार गाइस जी आप ये बताइए मेरे को, अगर ये IC हैगी तो इसकी कैपेसिटी तो ज़रूरी नहीं है कि ये 10 किलो हर्ट्ज की हो, इसकी 20 किलो हर्ट्ज की भी हो सकती है, 30 किलो हर्ट्ज की भी हो सकती है। तो गाइज ये IC हैगी तो ये इसकी तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो ये इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल की IC जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पर क्या हैगा कि इसको कैसे पता लगेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी में जनरेट करनी है। अब यहाँ पर 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है गाइज, तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन IC को तो पता ही नहीं है कि आउटपुट में 12 वोल्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर IC को पता नहीं है तो ये गाइज अगर ये 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है और 12 वोल्ट आ चुका है, इसको पता नहीं है। तो अब इसको पता नहीं है कि आउटपुट साइड में 12 वोल्ट आ गया, तो ये क्या करेगी, फिर अपनी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देगी क्योंकि ये तो रुकेगी थोड़ी ना, इसको सिग्नल ही नहीं आएगा तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगी। तो ये 15-20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कर देगी। तो उससे होगा क्या गाइज, हमारे जैसी 15-20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी और हमारी प्राइमरी साइड में बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे, फिर हमारी सेकेंडरी में आएंगे वो वोल्टेज। लेकिन नो डाउट ये हमारे सारे फिल्टर भी कर देगा, रेक्टिफाई भी कर देगा, लेकिन आउटपुट में जो गाइज होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा हमारा
जो अभी हमारा जो 12 वोल्ट आ रहा था उसकी जगह 24 वोल्ट आएगा, क्योंकि अभी हमने माना था कि 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारी जो आउटपुट आएगा वो 12 वोल्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आईसी को पता नहीं है कि आउटपुट साइड में 12 वोल्ट हो चुके हैं और हमें 12 ही चाहिए, लेकिन अगर ये बात आईसी को नहीं पता है तो हमारी ये तो बढ़ाती रहेगी ना इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो ये फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज कर दी, तो अगर इसने 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर दी गलती से, तो यहाँ पर तो 24 वोल्ट हो गए, तो 24 वोल्ट तो हमें चाहिए ही नहीं। तो गाइज इसी प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करने के लिए हमने फीडबैक सेक्शन को बनाया है। तो गाइज हमने फीडबैक सेक्शन को बनाया है, किस लिए प्रॉब्लम को बताया है, मैंने आपको ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हमें क्या है, ये इंडिकेशन जाना चाहिए इसको, पीडब्ल्यूएम सेक्शन को इसको पता चलना चाहिए कि हमारे आउटपुट में एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो उसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, उस चीज़ को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर आपका एक फीडबैक सेक्शन को लगाया हुआ है। तो अभी हमने ये जान लिया कि हमारा फीडबैक सेक्शन को हमने लगाया हुआ है। लेकिन गाइज अभी हमने फीडबैक सेक्शन को लगाया है, लेकिन हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी फीडबैक सेक्शन को लगाने के लिए कि हमें ये नहीं पता था कि हम जो हमारा, अब सपोज ये यहाँ पर प्राइमरी साइड है, यहाँ पे तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे तो हमारा बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है, लेकिन ये हमारी हॉट साइड हो गई, हमारी कोल्ड साइड हो गई, तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया, स्टेप डाउन हो गया। तो हमारा वोल्टेज कम होने की वजह से क्या हो गया गाइस कि यहाँ पर तो हैगा हमारा जो आपका ग्राउंड हैगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड तो कभी एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हॉट साइड हैगा, यहाँ पे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी आएगी, लेकिन यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये डाउन कर देगा इसको, तो स्टेप डाउन करेगा। तो गाइस यहाँ पर तो फ्रिक्वेंसी बहुत आपकी जो ग्राउंडिंग हैगा, तो अगर ये स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेज को, तो इसका और इसका ग्राउंड जो है वो दोनों का अलग हो जाएगा, यानी कि हॉट साइड का ग्राउंड और कोल्ड साइड का ग्राउंड दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि हमारा जो आपका इंसुलेशन रहता है बीच में वो रहता ही है, क्योंकि अगर हम दोनों को ग्राउंड को टच मतलब मिला देंगे तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं करते, तो हम दोनों को ग्राउंड को अलग अलग रखते हैं। तो अलग अलग हमने रख तो लिया गई अगर, लेकिन अब हम अलग अलग अगर रख रहे हैं तो ये यहाँ से पॉजिटिव लाइन चलेगी, लेकिन निगेटिव यहाँ से हम नहीं दे सकते डायरेक्ट। तो अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ गई कि हमने पॉजिटिव तो इसको दे दिया चलो पीडब्ल्यूएम सेक्शन को, लेकिन हम निगेटिव नहीं दे सकते, क्योंकि गाइस ग्राउंडिंग हमारी जो हैगी वो इंसुलेटेड होनी चाहिए। अगर इंसुलेटेड नहीं है तो फिर गाइस यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। तो आपका जो एसएमपीएस है उसके अंदर बेसिकली आपकी दो साइड्स हो गई, जैसे हमारी प्राइमरी साइड हो गई, एक सेकेंडरी साइड हो गई। तो सेकेंडरी साइड हमारी आउटपुट है, लेकिन इसका ग्राउंड तो हमारा अलग है, तो हम इसको कैसे देंगे। तो बस उसी प्रॉब्लम को अब हमारा रिजॉल्व करने के लिए हमने एक चीज़ और लगाई हुई है यहाँ पर, जो हैगा हमारा एक ऑक्टो कपलर जिसको बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने क्या हैगा, यहाँ पर एक ऑक्टो कपलर का यूज़ करा है। अभी जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक डायग्राम और बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो हमारा कैपेसिटर हैगा वो हमारा ये आउटपुट कैपेसिटर हैगा जो हमारे रेक्टिफायर के बाद लगा हुआ है, और हमारा ये इंसुलेशन के लिए हमारा ऑक्टो कपलर है। अब इसके और इसके बीच में कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, तो ऑक्टो कपलर का सबसे बड़ा फायदा यही हो जाता है कि वो दोनों सेक्शंस के बीच, जो प्राइमरी साइड आएगी हमारी और जो सेकेंडरी साइड आएगी, दोनों के बीच इंसुलेशन प्रोवाइड करा देता है। तो गाइज अब एक्चुअल में ये हमारा सिस्टम काम कैसे करता है, फीडबैक सेक्शन काम कैसे करता है, मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। तो हमारा फीडबैक सेक्शन को जानने से पहले अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा ऑक्टो कपलर है वो कैसे काम करता है, क्योंकि हमारा सबसे मेन कंपोनेंट जो फीडबैक सेक्शन का होता है वो यही होता है। जो गाइज इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक एलईडी लगी होती है और एक हमारा ऑक्टो आपका फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो बेसिकली जो आपका फोटो ट्रांजिस्टर होता है वो गाइज वो क्या होता है कि जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट पास करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइज अभी क्या हैगा कि हमारा ये फोटो ट्रांजिस्टर रहेगा, लाइट से हमारा इलेक्ट्रिसिटी को पास करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज अभी हमारा, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एलईडी लगी होती है इसके अंदर, जो हमारा जैसे हम यहाँ पे इस एलईडी को जलाते हैं, यहाँ पर ये फोटो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने देता है और हमारा इसको पीडब्ल्यूएम सेक्शन को करंट भेज देता है, सिग्नल भेज देता है कि हमारे आउटपुट जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब सपोज इनके बीच में कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता गाइज, ये खाली लाइट से चलते हैं दोनों के, तो इनमें कोई डायरेक्टली कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता इसके अंदर कोई। अब बात कर लेते हैं इसकी फीडबैक सेक्शन एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो यहाँ पर गाइज
वही है हमारा डायोड, हमने कैपेसिटर लगाए हुए हैं। और हमने यहाँ पर क्या करा है गाइस, यहाँ पर हमने एक जीना डायोड लगाया है और एक रजिस्टर लगाया है। गाइस हमने एक जीना डायोड और एक रजिस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है और हमने एक ऑक्टो कपलर लगाया। अब कैसे देखिए गाइस हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा। तो हमारा जो आउटपुट साइड रहेगा, यानी कि जो हमारा 12 वोल्ट है, वहाँ से हमने एक जो वायर रहेगा वहाँ से लगा के यहाँ पे एक जीना डायोड को रिवर्स वाइज में लगाया हुआ है और हमारा जो रजिस्टर रहेगा वो यहाँ पर एक लगा के हमने इसको ग्राउंड कर दिया। अब इससे होगा क्या गाइस, जो हमारा जीना डायोड है वो सपोज दैट हमारा 11.2 वोल्ट का हैगा, तो ये 12 वोल्ट हैगा और हमारे यहाँ पे आउटपुट में हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। लेकिन जो हमारी ये एलईडी होती है 0.8 वोल्ट से हमारी ऑपरेट हो जाती है। तो हमारी जो फोटो डायोड की, जो हमारा ऑक्टो कपलर की जो डायोड हमारी एलईडी होती है वो हमारी 0.8 वोल्ट से ऑपरेट हो जाती है। तो अभी जैसे क्या हैगा 0.8 वोल्ट इसको मिलेगा, ये यहाँ से एलईडी जल जाएगी और इसको हमारा सिग्नल दे देगी और ये जैसे इसको सिग्नल मिलेगा ये हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन को दे देगा कि हमारे जो वोल्टेज हैं वो पूरे हो चुके हैं। अभी सपोज दैट होगा क्या कि जैसे सपोज दैट यहाँ पर अभी हमारे 5 वोल्ट आए हैं, हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो 5 वोल्ट आए हैं यहाँ पे, तो 5 वोल्ट आए हैं तो ये जीनर में जाएंगे, 5 वोल्ट यहाँ पे होंगे। लेकिन 11.2 का ये वोल्ट आपका जीनर रहेगा तो ये 5 वोल्ट को तो करेगा नहीं, तो ये 11 आपका यहाँ पर 5 वोल्ट के लिए क्या है, यहाँ पर ये ड्रॉप ही नहीं कर पाएगा क्योंकि 11.2 तो इसी को चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होते हैं वोल्ट तो ये आगे पास करेगा। तो यहाँ पर तो 5 वोल्ट आए तो ये पास ही नहीं करेगा, आगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो ये लाइट नहीं चलेगी और लाइट नहीं चलेगी तो ये हमारा जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन है वो एज इट इज़ वर्क करता रहेगा। सपोज दैट अब ये 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारा, या फिर आप समझ लीजिए 30% ड्यूटी साइकिल इसकी चल रही है। 30% ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब है कि ये आपका 30% की ड्यूटी साइकिल है वो चला रहा है। तो 30% की ड्यूटी साइकिल में यहाँ पे 5 वोल्ट आया है, ठीक है गाइस। अब ये ड्यूटी साइकिल और बढ़ाएगा क्योंकि ये लाइट जली नहीं है, इसको सिग्नल मिला ही नहीं है कि हमें और अभी बंद करनी है। सपोज दैट अब ये 50% पे चला गया तो 50% पे सपोज दैट इसने आपके 8 वोल्ट बना दिए, 8 वोल्ट बना दिए। तो अभी क्या है यहाँ पे फिर से यहाँ पे 8 वोल्ट आएंगे तो 11.2 तो इसी को चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। उसके बाद पास ही नहीं करेगा तो यहाँ पे ये जो हमारी पीडब्ल्यूएम सेक्शन है अपनी ड्यूटी साइकिल को और बढ़ाएगी, ये 70% बढ़ा देगी। तो 70% पे सपोज दैट यहाँ पे हमारा जो होता है 12 वोल्ट आ जाता है। अगर 70% ड्यूटी साइकिल पे भी हमारा 12 वोल्ट आ गया तो अब ये जीना डायोड करेगा क्या, 11.2 तो खुद ड्रॉप कर लेगा वोल्टेज। उसके बाद जो बाकी के जो वोल्टेज बचेंगे वो यहाँ पर पास कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पर 8.8 वोल्ट यहाँ पर आएंगे ये एलईडी हमारी ग्लो हो जाएगी और हमारा जो सिग्नल हैगा वो इसको फोटो कंडक्टर को मिल जाएगा और हमारे फोटो कंडक्टर को मिलते ही पीडब्ल्यूएम सेक्शन में हमारा सिग्नल चला जाएगा कि आपके 12 वोल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। तो जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा वो वहीं पर ही अपनी जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको होल्ड कर देगी। तो इसको डायरेक्टली इसको पता चल जाता है कि हमारा जो आउटपुट साइड हैगा वहाँ पर 12 वोल्ट आ चुके हैं इसी की हेल्प से। लेकिन गाइज अभी क्या हैगा हमारा ये इसको ये पता तो चल गया कि हमारे ये 12 वोल्ट आ रहे हैं और अभी इसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। तो गाइज अभी क्या है, जैसे ही हमारे अगर 12 वोल्ट से हमने लोड लगाया, वोल्टेज ड्रॉप हुए तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज दैट वोल्टेज ड्रॉप होकर 10 हो गए वोल्ट, तो 10 वोल्ट जैसी हो गए तो 11.2 तो इसी को चाहिए, तो ये आगे कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो जब कंडक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। तो लाइट जब यहाँ पे बंद हो जाएगी तो गाइज यहाँ पे ये कंडक्ट करना बंद कर देगा। तो जब ये कंडक्ट करना बंद कर देगा तो पीडब्ल्यूएम सेक्शन जो हैगा वो हमारा स्विचिंग फिर से अपनी होल्ड, जो उसने फ्रीक्वेंसी को होल्ड करा था वो फिर से स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्ट करेगा वैसे ही फिर से यहाँ पे 12 वोल्ट बन जाएंगे। तो ये हमारी जो साइकिल है वो एज इट इज रिपीट होती रहती है और रिपीट होते 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 हमारा जो भी आउटपुट साइड का जो वोल्टेज हैगा वो रेगुलेट हो जाता है। तो गाइज इसीलिए हम ये हैगा जो फीडबैक सेक्शन हैगा वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है या इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा एसएमपीएस का। अगर हमारा फीडबैक सेक्शन ही नहीं है हमारे एसएमपीएस के अंदर तो वो जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है वो हमारी बनेगी ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आउटपुट साइड में क्या चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फीडबैक सेक्शन का यूज़ करते हैं। तो गाइज ये तो हमारा हो गया कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं हमारा फीडबैक सेक्शन। लेकिन गाइज अभी सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये आ जाता है कि हमने यहाँ पे जो जीना डायोड लगाया है वो हमारा आपका 11.2 का हैगा, लेकिन सपोज दैट अभी आपको यहाँ पे 20 वोल्ट चाहिए। तो 20 वोल्ट के लिए क्या है कि हमारे पे को 19 पॉइंट समथिंग का हमारा डायोड चाहिए। तो इन यहाँ पर हमें जीनर चाहिए तो 19.2 का हमें जीनर डायोड चाहिए। तो 19 जीनर हमारा आता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि गाइस 19 का तो हमारा सपोज दैट आ नहीं रहा। तो ये भी हमारे अंदर हमारे पास एक चैलेंज आ गया कि अगर हमारे को कोई ऐसा वोल्टेज चाहिए आउटपुट में जिसमें कैलकुलेशन करने के बाद हमारे यहाँ पर जो हैगा वो जो
जीना डायोड का वोल्टेज आएगा वो उतना वोल्टेज का वो जीना डायोड आता ही नहीं है हमारे पास, या अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? तो अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही आ जाता है फीडबैक सेक्शन का कि जीना डायोड होता है कि अब हमारे पास अवेलेबिलिटी ना हो उसकी चीज़ की, या फिर वो हमारा जो जीना डायोड है वो मिलता ही ना हो। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने भी फिर एक और तरकीब लगाई हुई है, उसको भी आज मैं दिखा देता हूँ आपको। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए गाइज हमने क्या करा है, यहाँ पर एक आपका TL431 यूज़ करा है। तो गाइज ये भी हमारा एक जीनर की तरह होता है, लेकिन गाइज ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो गाइज ये हमारी जो हैगी SMPS का सर्किट हैगा, जो मैंने आपको इसका मतलब कंपोनेंट्स जो होंगे बाहर निकाल के इसके एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो अभी मैं आपको यही दिखा देता हूँ। तो जो इसमें जो फीडबैक सेक्शन लगा है उसमें TL431 लगा है। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये यहाँ पर हमारा TL431 यूज़ करा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये हमारा TL431 है जो बेसिकली हमारा यूज़ करा गया है। लेकिन गाइज ये आपको लग रहा होगा कि ये ट्रांजिस्टर रहेगा, तो गाइज ये हमारा ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है, लेकिन ये हमारा ट्रांजिस्टर नहीं होता, ये आपका एक जीना डायोड की तरह जीना डायोड ही होता है। और हमारा ये ट्रांजिस्टर आपको लग रहा होगा ये ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है, लेकिन हमारा ये आपका जीना डायोड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके 2 रजिस्टर लगे होते हैं जो बेसिकली इस TL4 को ऑपरेट करने के लिए लगे होते हैं। तो गाइज ये जो हैगा ये TL4 का आपका इसकी 3 पिन्स होती हैं, ये आपकी ग्राउंड पिन हो गई, ये आपकी आउटपुट पिन हो गई। तो गाइज ये इसकी रेफरेंस पिन होती है। तो रेफरेंस पिन होती है वहाँ पर आपके 2 रजिस्टर्स लगे होते हैं जो बेसिकली आपके वोल्टेज डिवाइडर का यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हैगी इसकी वैल्यू कैसे सेट करनी है ये मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी जो वैल्यू है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए। सपोज दैट गाइस यहाँ पे हमें यहाँ पर 20 वोल्ट चाहिए, तो हमें अगर यहाँ पे 20 वोल्ट चाहिए तो हम उसकी जो वैल्यू हैगी रजिस्टर्स की उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर 2.5 वोल्ट आ सके और यहाँ पर हमें 20 वोल्ट आउटपुट में चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है ये वो हम मतलब अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से सेट करते हैं। और अगर यूज़र यहाँ पर अगर सपोज दैट उसको 12 वोल्ट चाहिए तो उसके हिसाब से अगर उसने कैलकुलेट कर ली, सपोज दैट यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो 10K की आती है, तो आप यहाँ पे 10K लगा देते। तो सपोज कर लेते हैं गाइस, अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, वो मैं आपको बताऊँगा कि वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज़ यहाँ पर 10K का आपकी रजिस्टर आई और यहाँ पर 5K की रजिस्टर आई, तो हमने यहाँ पर प्लेस कर दी। तो अगर हम इन दोनों को वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रेफरेंस पिन है यहाँ पर 2.5 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर आपका 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है इस तो अभी होगा क्या कि जैसे ही हमारा यहाँ पर 11.59 वोल्ट होगा तो ये यहाँ पर आपका यहाँ पर 2.5 वोल्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट पूरा हो जाएगा वैसे यहाँ पर 2.5 वोल्ट आ जाएगा। उससे होगा क्या, ये जो आपका TL431 है ये ग्राउंड को कनेक्ट कर देगा इस LED से। जब तक गाइज ये TL41 ग्राउंड को LED से कनेक्ट नहीं करेगा तो हमारी जो फीडबैक की LED है वो ग्लो नहीं करेगी। अगर फीडबैक की LED ग्लो नहीं करेगी तो यहाँ पर जो हैगा वो फीडबैक नहीं जाएगा PWM सेक्शन को। इसलिए गाइज हमें इस TL41 का ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम इन रजिस्टर्स को सेट करते हैं। तो गाइज ये बेसिकली TL431 करेगा क्या, ये आपका ग्राउंड को कनेक्ट करेगा। आपका ग्राउंड यहाँ से लेके आपका ग्राउंड इस LED जो है ये हमारी फीडबैक सेक्शन की हमारे ऑक्टोकपलर की जो LED है इसको ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। क्योंकि गाइज इसको पॉजिटिव वोल्टेज हमने डायरेक्टली इसको ऊपर वाली पिन से दे रखा है, यहाँ से हमने इसको पॉजिटिव वोल्टेज दे रखा है 220 ओम की रेजिस्टेंस से। तो गाइज ये डायरेक्टली यहाँ से इसको ग्राउंड देगा। ग्राउंड कब देगा, जब यहाँ पर टोटल 12 वोल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज 11.5 वोल्ट है तो यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइड होगा तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 2 वोल्ट ही है, 2.5 वोल्ट ना है, तो 2 वोल्ट से ये ऑपरेट ही नहीं होगा। तो गाइज ये इसको ग्राउंड से इसको कनेक्शन ही नहीं मिलेगा, ग्राउंड से इसको कनेक्ट नहीं करेगा। तो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करेगा तो हमारी LED ग्लो नहीं करेगी। तो गाइज ये हमारा सिंपल सा ऑपरेशन है कि हमारा जो TL431 है वो ऐसे वर्क करता है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि हम इन दोनों जो रजिस्टर है ये फीडबैक रजिस्टर्स को इसको हम कैसे सेट करते हैं, इनकी वैल्यू
वैल्यू को कैसे सेट करते हैं वो मैं आगे की वीडियो को मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज ये हमारा था फीडबैक सेक्शन का, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इसमें टोटली आपका फीडबैक सेक्शन में हमारा कैसे कैसे यूज़ होता है, हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर सपोज डेट हमें जो जीना डायोड है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो मैंने उसमें भी एक्सप्लेन करके बताया आपको कि अगर जीना डायोड हमें नहीं मिल रहा है तो हम उसका अल्टरनेटिव में क्या लगाएंगे। तो ये गाइस बेस्ट ट्रिक रहेगी हमारी TL431 की। ये हमारा ये TL431 आसानी से अवेलेबल हो जाता है और जस्ट हम वोल्टेज डिवाइडर लगाकर यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये मैंने आज को ऑल अबाउट फीडबैक को बताया। अभी गाइज नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसके अंदर मैं आपको फीडबैक और आउटपुट सेक्शन के जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मैं निकाल के, जैसे मैंने PWM सेक्शन की वीडियो बनाई थी उस टाइप की वीडियो को बनाऊंगा और आपको एक एक कंपोनेंट्स को निकाल के दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि इस कंपोनेंट्स के निकालने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस चैनल पर बने रहें, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी SMPS की प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।